पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। चलो पहले तो हम लोग जरा इस हेडिंग को समझ लेंगे, ठीक है, कि इस पूरे जो हेडिंग है ना चैप्टर की, ये जो हेडिंग है इसका मीनिंग क्या है, जरा हम लोग उसको समझ लेंगे। मैंने इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जो चैप्टर का जो नेम है उसी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे। देखो पेयर का मीनिंग क्या होता है भाई, पेयर का मतलब कौन बताएगा? पेयर का मतलब आपको पता, बताओ पेयर का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें होंगी ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी आप अभी इक्वेशन लिखने वाले हो वो कितनी इक्वेशंस होंगी? 2 इक्वेशंस होंगी। समझ में आ गया अभी? तो पेयर का मतलब होता है 2 इक्वेशंस होंगी यहाँ पे, ठीक है। मतलब जैसे पेयर ऑफ शूज़ में 2 शूज़ होते हैं ना, पेयर ऑफ शर्ट्स में 2 शर्ट्स हैं, ऐसे यहाँ पे अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोल रहा है तो वो जो भी इक्वेशंस होंगी वो कितनी होंगी? 2 होंगी। समझ में आ गया अभी? आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बताओ जरा लीनियर इक्वेशंस क्या हैं? लीनियर इक्वेशन अभी अभी हमने देखा था, इक्वेशंस इन विच डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ इक्वेशन बोलेंगे यहाँ पे। सो डिग्री ऑफ इक्वेशन यहाँ पे कितना होने वाला है? 1 होने वाला है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी हो जाएगी? वो 1 हो जाएगी। ये है इसका मतलब। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसका मतलब हुआ कि 2 इक्वेशंस होंगी यहाँ पे, और जो दूसरा पार्ट है उसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर कितनी होने वाली है? 1 होने वाली है। अच्छा तो जो भी पावर, जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था तो पॉलिनोमियल में हमने ये देखा था कि अगर पावर में अगर मान लो 1/2 लिखा हुआ है ना तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा कैसा होगी? नंबर्स में होगी, ठीक है, इंटीजर्स में होगी, ठीक है। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है इसका मतलब कि आपकी जो वेरिएबल है, जो आपका वेरिएबल होगा, जैसे x है अगर मान लो, तो फिर वहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे होगा, मतलब एक ही टर्म होगी फिर, ठीक है। क्योंकि दूसरी जगह पे तो फिर x की पावर 0 हो सकती है, उस अगर 1 से कम करोगे तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब x भी, अगर x होगा तो वो भी एक ही होगा और y होगा तो वो भी एक ही होगा। समझ में आ गया अभी? एग्जाम्पल के लिए जैसे 2x + 3y + 9 = 0। देखो आप x की पावर, हाईएस्ट पावर आपने बोला 1 हो सकती है, तो अगर इससे कम अगर पावर लिखोगे तो x की पावर 0 होगी, और 0 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। फिर तो कहीं पे भी नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब जो x होगा, x वाली जो टर्म होगी वो एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। अगर 2-3 होंगी तो आप उनको सम करके एक ही टर्म बना सकते हो फिर, ठीक है। अच्छा तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या हो गया। अब इसमें जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? 2 वेरिएबल्स। तो जैसे अभी तक आपने जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था तो पॉलिनोमियल में आपने जो इक्वेशंस देखी थी ना, वो आपने देखी थी 2x + 9 = 0, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। या फिर जैसे 5x - 3 = 0। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल कितनी है? एक ही वेरिएबल है, x ही है ना वेरिएबल सिर्फ। इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है। लेकिन अब इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो वेरिएबल्स आएंगे वो कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे। जैसे देखो x भी है और y भी है। समझ में आ रहा है? तो 2 वेरिएबल्स का मतलब जैसे कैसे कैसे हो सकता है? x एंड y हो सकता है, x एंड y हो गया, या फिर m एंड n हो गया, ठीक है। या ऐसे और भी हो सकता है, मतलब 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि इस एग्जैक्टली इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कैसी चीज़ें होंगी, ठीक है। जो भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी उन वर्ड प्रॉब्लम से आप कितनी इक्वेशंस बनाओगे? 2 इक्वेशंस बनाओगे, तब उसको सॉल्व करोगे। और उन 2 इक्वेशंस को बनाने के लिए आप ये मेक श्योर करोगे कि वहाँ पे वेरिएबल्स भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए,
फिर जब आपकी वो इक्वेशन बन जाएगी तो उसमें आप ये भी ध्यान दोगे कि जो डिग्री ऑफ इक्वेशन आई है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, वो 1 ही होना चाहिए। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अभी तक सॉरी, समझ में आ गया? यहाँ तक है? आपको समझ में आ गया? सबको समझ में आ रखा है अभी तक? ठीक है। फिर अब ना हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये चैप्टर आपकी जो डे टू डे लाइफ है, डेली लाइफ है, उसके साथ भी ये रिलेट कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग एक केस स्टडी मान लेते हैं, केस स्टडी कर लेते हैं एक थोड़ी सी। मान लो आपके विलेज में एक फेयर लगा, मेला। मेला में जो आपके बुक में जो एग्जांपल्स हैं वही एग्जांपल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब इस मेले में क्या है, हुपला पता क्या होता है? हुपला नहीं पता? अच्छा, जाइंट व्हील पता क्या होता है? जाइंट व्हील मेले में देखा है, वो बड़ी सी जो गोल सा चक्री होता है। गए हो कभी आप लोग उस पर? कौन कौन गया? आप लोग, आप गए हो? आप गए हो? ठीक है। और क्या आप लोगों को मज़ा आता है उस पर, है या डर लगता है? अच्छा, एक तो ये जाइंट व्हील होता है, एक दूसरा वाला होता है वो जो ड्रैगन व्हील होता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो ऐसा करके जाता है? ड्रैगन सही होता है कुछ ना, मेरे ख्याल ड्रैगन जैसा बना हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ज़्यादा टफ कौन सा लगता है, मतलब ज़्यादा डेंजरस कौन सा लगता है? दोनों में कोई सा डेंजरस नहीं लगता? मेरी स्टोरी तो यह है कि मैं किसी को लेकर के बैठा हुआ था, और जिसको लेकर के बैठा हुआ था उसके निशान पड़ गए थे मेरे हाथ पे। ठीक है। और बोलने को तो वो भी यही बोल रहे थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि दोनों ही आसान है। ठीक है। और वो उस पर थे, वो जो ऐसा करके चलता है। चलो ठीक है। तो मेले में आपने जाइंट व्हील देखा है ना? और मेले में एक दूसरा गेम होता है हुपला। जनरली ये 2 गेम्स हैं जो कि आपको यूजुअली मेले में दिख जाएंगे। हुपला वो होता है जिसमें वो गोल सा होता है और कई सारे सामान रखे होते हैं टेबल पे, उस पर फेंकना होता है, और वो गोल सा जिस सामान के ऊपर जाके गिरता है तो आप उसको ले लेते हो। खेला वाला गेम भी है? नहीं खेला? किस किस ने खेला? आपने खेला? आपने नहीं? आप लोगों ने खेला है ना? आप लोगों ने? अच्छा, आपकी बुक में ना इनके जो प्राइजेस लिखे हुए हैं, तो जाइंट व्हील का जो प्राइस लिखा हुआ है मेरे ख्याल तो 3 रुपये या 4 रुपये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि पहले मैं ना आपको, जहाँ इसमें लिखा हुआ है एक राउंड का 3 रुपये है और हुपला का 4 रुपये है, जिस समय किताब छपी होगी ना, सबसे पहला एडिशन जब इसका रहा होगा, आज से करीब मेरे ख्याल से करीब 15 साल पहले, उस समय के प्राइजेस रहे होंगे जाइंट व्हील के 4 रुपये और इसका 3 रुपये ना। लेकिन अभी के टाइम पे जाइंट व्हील का एक राउंड का कितना, मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट 40 रुपीज़ है? चल 40 मान के चलते हैं। हुपला का मान लो ऐसी कुछ 30 मान लेते हैं। आपके इसमें 4 और 3 मान रखा है, तो मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब देखो क्या है कि मान लो, अब अगर आपको, सुरित आप बताओगे कि अगर जाइंट व्हील का एक राउंड जो है, मतलब एक बार अगर आप उस पर चढ़े हो तो आपसे वो 40 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। अगर मान लो कि आप अगर 5 बार चढ़ते हो तो आपसे वो कितने रुपीज़ चार्ज करेगा? 200 रुपये। तो एग्जैक्टली आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अगर आप 5 राउंड ले रहे हो तो मतलब आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो लेट 5 राउंड्स, तो आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ लेट x नंबर ऑफ राउंड्स, तो क्या करोगे आप? अगर आपको x राउंड्स लेने हैं तो कितनी कॉस्ट लगी होगी फिर आपकी? 40 इंटू एक्स। भाई अगर 5 राउंड की 40 इंटू 5 हुआ है तो x राउंड्स की कितनी हो जाएगी? 40 इंटू एक्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सेम अगर हुपला से आप लोगों ने वो हुपला खेला, एक राउंड का अगर मान लो 30 रुपीज़ है, और आपने मान लो अगर सिर्फ 3 राउंड खेले हैं, तो आप बताओ कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे? 90। तो मतलब एग्जैक्टली आपने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना।
3 राउंड के लिए। अगर मान लो कि जो यहाँ पे लेट नंबर ऑफ 3 राउंड्स, उसके लिए आपने फिर 30 इंटू 3 कर दिया। अगर आपने लेट x नंबर ऑफ राउंड्स, तो आप क्या करोगे, सॉरी y नंबर ऑफ राउंड्स के लिए आप क्या करोगे, y से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 30 इंटू वाई। यहाँ तक समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि इस कंडीशन में, चाहे वो उस बच्ची ने अगर 5 राउंड जाइंट व्हील पे घूमी है वो, ठीक है, और 3 राउंड उसने हुपला प्ले किया है, तो उसको टोटल कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी, कितना? तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, 40 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 3, यही होगा। समझ में आ रहा है अभी? अच्छा, अगर यहाँ पे ये x नंबर ऑफ राउंड्स हुए हैं, तो इसकी कॉस्ट कितनी आई होगी उस बच्चे की, 40x प्लस 30y, ये तो आया होगा कॉस्ट। समझ में आ गया अभी? अभी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो कंडीशन हम लोग अभी, इसकी कंडीशन तो आपको ये समझ में आ गया है कि पूरा मतलब 5 राउंड्स जाइंट व्हील के थे और 3 राउंड जो हुपला के थे, है ना? तब आपको पूरी कॉस्ट भी पता लग गई कि भाई 200 इसका लगेगा और 90 रुपीज़ इसका लगेगा, तो टोटल जो है वो 290 रुपीज़ आ रहा है। समझ में आ गया अभी? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। और आपको ये भी समझ में आ गया कि ऐसी अगर कभी कंडीशंस बनती हैं, तो ऐसी कंडीशन से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जनरेट कर सकते हैं। ये भी समझ में आ गया अभी? इसमें कोई डाउट तो नहीं अभी तक? ठीक है, कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, फिर तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमको तो इस पर काम करना है, तो आपके लिए ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी थी कि भाई जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम से हम लोग ये कंडीशंस बना सकते हैं। ठीक है, इसको फिर आगे सॉल्व करना पड़ सकता है। अभी देखो क्या है, अभी तो आपके पास बहुत सिंपल सी क्वेश्चंस दी मैंने कि भाई हुपला, वो फेयर में गए और हुपला खेल रहे थे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेट सपोज अगर आपको कोई कहीं शॉप पे कुछ और बाय करने के लिए गए आप, तभी भी ऐसे कुछ कंडीशंस बन सकती हैं। ठीक है, मान लो आपको कोई एक जर्नी करनी है, उस जर्नी में 2 चीज़ें आप ले सकते हो, एक आपने ट्रैकर ले लिया कोई, और एक आपने कोई प्राइवेट बस ले ली। ठीक है, तो उसमें भी 2 कंडीशंस अलग अलग बन सकती हैं। ठीक है, आप मार्केट में गए, आपको 2 चीज़ें खरीदनी है, एक शूज़ और एक चप्पल है। ठीक है, अलग अलग पेयर के खरीदनी है, तभी भी ये कंडीशंस बन सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी आप पढ़ रहे हो, ये जब आपको बहुत सारे काम और बहुत बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा ना, तब आपको ये इक्वेशंस बना करके काम करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है अभी? जब तक तो एक राउंड था, तब तक तो आपने सीधे सीधे प्लस कर लिया, भाई अगर एक राउंड इसका 70 रुपीज़ हो गया। अब अगर कोई बोल रहा है कि नहीं, आपके साथ 400 बच्चे जा रखे हैं, ठीक है, जिसमें से 197 को ये करना है और बाकी रिमेनिंग को ये करना है, अभी समझ में आ रहा है? तब क्या होगा, तब मैं एक एक करके काउंट करूं, एक एक बच्चे से पूछूंगा, फिर 400 की पूरी लिस्ट बनाऊं, फिर जोड़ूं, या डायरेक्टली मैं ऐसे इक्वेशन बनाऊं, उसको सॉल्व कर लूँगा। अभी समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, तो मतलब ये है कि भाई साहब, ये जो चैप्टर है, ये आपकी रियल लाइफ के साथ रिलेट करेगा। जब आप अभी तो बच्चे हो, काम ही नहीं है उतना, अकेले अकेले जा रहे हैं, ज़्यादा 2-3 लोग जा रहे हैं। ठीक है, जब आगे चल के बड़े काम करने के लिए मिलेगा, तब ये इक्वेशंस काम आएंगी। समझ में आ गया अभी? आगे बढ़ते हैं जरा। ये मान लो कि टोटल इस केस में यहाँ पे तो आपको पता लगे कि 290 रुपये लगे। ठीक है, इस केस में अगर मैं बोल रहा हूँ कि उस बच्ची को अगर जैसे 240 और यहाँ पे 90, तो 240 एंड 90 कितना हो गया, 330। मान लो उस बच्ची ने टोटल कितने रुपीज़ पे की है, 330 रुपीज़ पे की है। ठीक है, टोटल उस बच्ची को कितने रुपीज़ पे करने पड़े, 330 रुपीज़ पे करने पड़े। और आपको एक कंडीशन ये भी दे दी, पहली कंडीशन तो आपको ये दे दी कि भाई इस तरीके से मतलब जो नंबर ऑफ जाइंट व्हील के जो राउंड्स है वो x राउंड्स है, और जो नंबर ऑफ हुपला उसने प्ले किया वो y टाइम्स प्ले किया। तो ये कंडीशन बन रही है, टोटल उसने जो अमाउंट पे किया
330 का अमाउंट पे कर दिया। दूसरी कंडीशन आपको ये दे दी कि जो नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ हुपला जो उसने प्ले किया है इज ट्वाइस द नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ जाइंट व्हील। ठीक है, जो हुपला है, नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ हुपला इज ट्वाइस द नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ जाइंट व्हील। मतलब जाइंट व्हील में जितनी बार उस बच्ची ने घूमा उसके डबल टाइम्स वो कहाँ पे घूम रही है, हुपला पे घूम रही है। ठीक है, मतलब हुपला को उसने प्ले किया। तो इस कंडीशन को आप कैसे लिखोगे? देखो, नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ हुपला उसको आपने किससे शो कर रखा है? हुपला वाले का कंडीशन का y लिया हुआ था आपने। ठीक है, तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ जाइंट व्हील क्या ले रखा है आपने? x ले रखा है, और यहाँ पे आपने ट्वाइस बोल दिया, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ x। ये कंडीशन समझ में आ रही है अभी? इसमें डाउट तो नहीं है कोई? अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इस y को इधर से इधर लेकर के चले जाओगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो, अभी हमने क्या किया एग्जैक्टली अभी हमने एक ही केस स्टडी की है कि कोई बच्ची किसी फेयर में गई है और उसने 2 गेम खेले हैं, एक हुपला और एक जाइंट व्हील पे। ठीक है, और ये 2 इक्वेशंस हमने उन्हीं कंडीशन से निकाली हैं। तो ऐसी कंडीशंस आपकी बनेंगी इस चैप्टर में, जो आप इक्वेशन जनरेट करोगे वो इस टाइप की बनेंगी। देखो कितनी इक्वेशंस हैं, एक ये है और एक ये है। समझ में आ गया? अभी इक्वेशंस कैसी हैं? लीनियर इक्वेशंस हैं कितनी? 2 हैं, और वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं। अभी समझ में आ गया कि इस पूरे चैप्टर में होने क्या वाला है। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे कि 2 इक्वेशंस की हेल्प से आप फिर इनको सॉल्व करोगे, क्योंकि अगर एक ही इक्वेशन होती तो आप एक इक्वेशन से अकेले सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर 2 वेरिएबल हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, और इसको नोट डाउन भी कर देना, नोट्स की तरह लिख लेना इसको, कि अगर 2 वेरिएबल हैं फॉर 2 वेरिएबल्स, two equations are required. 2 equations are required. बहुत कम ही ऐसे केस होंगे कि 2 वेरिएबल होंगे और किसी एक इक्वेशन से सबकी वैल्यू आ रही हो। ठीक है, बट मोस्टली क्या होगा कि अगर 2 वेरिएबल्स हैं ना फाइंड करने के लिए, जैसे यहाँ पे x एंड y फाइंड करने के लिए हैं, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड कितनी होनी चाहिए हमारे पास? 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि अगर फॉर 3 वेरिएबल्स, या फिर आप 3 वेरिएबल्स बोल दो या फिर अननोन्स बोल दो, फॉर 3 अननोन्स, जैसे x एंड y क्या है? अननोन है ना अभी। फॉर 3 अननोन्स कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी हमको? अभिनव, 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 3 के लिए कितनी चाहिए होंगी? 3 इक्वेशन चाहिए होंगी। समझ में आ रहा है? 3 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड, 3 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई अभी तक? इसीलिए जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है विद 1 वेरिएबल, वो सफिशिएंट है कि आपको अगर एक ही अननोन है ना, एक ही अननोन है एक इक्वेशन में, एक ही अननोन है, तो उसी इक्वेशन से आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो सीधे सीधे सॉल्व करके। ठीक है, लेकिन अगर 2 अननोन है, 2 वेरिएबल हैं, तो कितने इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। समझ में आ गई ये बात? और अगर 3 अननोन्स हैं तो कितनी इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है अभी? है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं अभी? ठीक है, फिर अब जरा हम लोग नेक्स्ट क्या है, अब आप ये बताओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरा देख लेते हैं। फिर मैंने जब आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था तो आपको हमने एक चीज़ डिस्कस ये की थी कि अगर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा?
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ भाई, जब आप इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में शो करोगे तो ग्राफ में क्या चीज़ बनेगी? सौम्य आप बताओ। हाँ भाई अनुष्का, आप बताओ भाई। सिद्धार्थ सर एक्स और वाई की वैल्यूज। आप बताओ भाई। लाइन बनेगी भाई। कितनी मतलब इतनी सिंपल सिंपल चीज़ें, बेसिक चीज़ें एकदम। और ये बता ही नहीं है क्या? सौम्य बता नहीं रखा है ये चीज़? अच्छा तो मैं समझ गया। पॉलिनोमियल्स में ना मुझे वो वाले क्वेश्चंस देने चाहिए थे ना, रिप्रेजेंटेशन वाले। ठीक है, तो कोई लीनियर इक्वेशन जब आप उसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? लाइन मिलेगी। क्या मिलेगा? लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, जब आप उसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो क्या चीज़ मिलेगी हमको? लाइन मिलेगी। बात समझ में आ रही है अभी? अच्छा, इस चैप्टर में हमारे पास कितनी लीनियर इक्वेशंस हैं? कितनी लीनियर इक्वेशंस हैं? किसी भी क्वेश्चन के लिए 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। समझ में आ रहा है? तो फॉर 2 लीनियर इक्वेशंस, फॉर 2 लीनियर इक्वेशंस, कितनी? 2 लीनियर इक्वेशंस के लिए कितनी लाइंस बनेंगी अनुष्का? अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो एक लाइन बन रही है। 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, कितनी लाइन बनेंगी? 2 लाइन बनेंगी। भाई सबके सब सो रहे हो क्या? 2 लाइंस बनेंगी। समझ में आ गया अभी इतना? नाउ अब ये बताओ कि इंटरेक्शन ऑफ 2 लाइंस कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटीज फॉर इंटरेक्शन ऑफ 2 लाइंस। 2 लाइंस अगर होंगी, अगर 2 लाइंस हैं तो उनका इंटरेक्शन कैसे होगा? 2 लाइंस हैं अगर, तो 2 लाइंस का इंटरेक्शन कैसे कैसे हो सकता है? चलो, एक तो ये हो सकता है कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हो? इंटरसेक्ट कर रही हो। ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के साथ क्या हो? पैरेलल हो सकता है ऐसा, ठीक है। एक ये हो सकता है कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही हों, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चली गई। अभी समझ में आ रहा है? यही पॉसिबिलिटीज़ है या कोई और भी पॉसिबिलिटीज़ है? अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं ऐसे करके हो सकती हैं लाइंस, ऐसे, तो लाइंस में ये जो एरोज बनते हैं इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते जाओ, तब आप उस लाइन की बात कर रहे हो। अगर आप सिर्फ इतना इस लाइन को समझ रहे हो तो लाइन सेगमेंट हुआ, ये लाइन नहीं हुई। फिर अगर आप सोचो कि लाइन यहीं तक होती है तो इसका मतलब अगर ये लाइन और ये लाइन है तो ये जो एरोज है इसके आगे बढ़ोगे तो दोबारा इंटरसेक्टिंग बन जाएगी, जैसा यहाँ पे बन रहा है। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर 2 लाइंस की बात चल रही है तो उन 2 लाइंस में 2 ही मतलब 3 तरीके हो सकते हैं उनके इंटरेक्शन करने के। समझ में आ रही है अभी? कितने तरीके हैं? 2 लाइंस कितनी तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं? 3 तरीके से। समझ में आ गया अभी? ये जो पहला वाला तरीका है, ये वाला, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो ये सेकंड वाला है, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे सेकंड वाले को? पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे इसको? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। समझ में आ गया अभी? ठीक है। और ये जो है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? ये 2 लाइंस हैं अलग अलग, एक ही दिख रही है, 2 हैं ये, इनको क्या बोलेंगे? हाँ भाई सिद्धार्थ? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक
ठीक है ना, को इंसिडेंट लाइंस, मतलब लाइंस जो एक साथ ही चल रही हैं, को इंसिडेंट लाइंस। यहाँ तक समझ में आ गया अभी तक? ठीक है। अच्छा, अब इन लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको समझ लो। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितनी जगह पे कट करेंगी, या ऐसे कितने पॉइंट हैं जो कि इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है। नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन बोथ द लाइंस, इस पे भी हो और इस पे भी हो, ऐसे कितने पॉइंट होंगे? कितने होंगे? एक ही होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इसको आप बोलोगे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है? एक ही सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। क्या बोलोगे इसको? ओनली वन सॉल्यूशन, जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा होगा। समझ में आ रही बात अभी? मतलब मान लो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू मान लो अगर 1 और 2 आ रही है, तो वो जो 1, 2 है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगी। समझ में आ रहा है अभी? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है? सरित आप बताओ। इस केस में जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर विच आर प्रेजेंट ऑन दिस एंड दिस लाइन बोथ? है ही नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप बताओ। इसका मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पे हो गया नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है अभी? कब? पैरेलल वाले केस में। ठीक है। नाउ हाँ भाई एबिगेल आप बताओ ज़रा, इस कंडीशन में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि दोनों लाइनों में प्रेजेंट है? ढेर सारे। इसको बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। समझ में आ गया अभी तक? सर पहले वाले केस को यूनिक इनफाइनाइटली, रुक जाओ, हाँ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हाँ, ये पहले वाले को ओनली वन सॉल्यूशन जहाँ पे है उसको आप यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, और यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखोगे आप लोग, वो ये कि अगर आपको सॉल्यूशन मिल जा रहा है ना, अगर सॉल्यूशन मिल जा रहा है तो उसका मतलब उन इक्वेशन ऑफ लाइंस को क्या बोलेंगे हम लोग? उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, क्योंकि उससे आपको सॉल्यूशन मिल जा रहा है। तो कंसिस्टेंट, तो ये कैसी हैं? कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है। और जो पैरेलल लाइंस होंगी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट। ठीक है। और दोबारा यहाँ पे कई सारे सॉल्यूशन मिल जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट तो होगा बट कैसा होगा? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इक्वेशंस। बताओ अभी कोई डाउट है? जितनी चीज़ें अभी तक हमने समझी उनमें किसी को डाउट तो नहीं है? दो इक्वेशंस मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कितने इक्वेशंस होंगी आपके पास? दो इक्वेशंस होंगी। समझ में आ रहा है? और दो इक्वेशंस हैं तो लाइंस कितनी बनेंगी? कितनी लाइंस बनेंगी? दो लाइंस बनेंगी। और दो लाइंस कितनी अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करती हैं आप बताओ? कितनी तरीके से इंटरेक्ट कर सकती हैं दो लाइंस? तीन अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। तो अब आपके पास जो भी दो इक्वेशंस गिवन होंगी, मोस्टली आपका काम ये होगा कि भाई वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं, और ये आपको चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है?
अब ये काम ना बहुत टफ नहीं होगा, मैं आपको कुछ वो बता दे रहा हूँ जिससे कि आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। जैसे देखो, अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन है, हाँ ये इक्वेशन मान लेते हैं। जैसे अपने पास एक इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं अपने पास, ठीक है। बुक बंद कर दो, अभी तो समझने के लिए है ना, अभी बहुत कुछ है समझने के लिए। सो आप ये समझो, अच्छा ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है, पावर कितनी है इसमें वेरिएबल की, 1 है, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन हो गई, और ये भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो x के जो कॉफिशिएंट है उसको हम लोग a1 बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है अभी? फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कॉफिशिएंट है उसको हम लोग b1 बोल रहे हैं। समझ में आ गया? और फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, c1 बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, सॉरी a1 की वैल्यू क्या है? 5 है। हाँ भाई सिद्धार्थ, b1 की वैल्यू -4। अभिनव, c1 की वैल्यू 8। ऐसे ही आप a2, b2 और c2 की वैल्यूज भी फाइंड कर लोगे। सृष्टि, a2 की वैल्यू क्या है? 7। एबिगेल आप बताओ? 6 एंड देन -9। यहाँ तक समझ में आ गया अभी? ठीक है। होगा क्या कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है या आपने दो इक्वेशंस किसी भी वर्ड प्रॉब्लम से बना लिए हैं, ठीक है, तो उन दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से लिखो। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, कि a1x प्लस b1y, या फिर a1 b1 भी नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ a लिख देता हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि x वाली टर्म को पहले लिखना है, तब उसका कॉफिशिएंट a1 है। समझ में आ रहा है अभी? और b जो y का कॉफिशिएंट है, जो y टर्म जो है वो सेकंड नंबर पे आएगी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो थर्ड नंबर पे आएगी। समझ में आ गया अभी? इतना समझ में आ रखा है? यहाँ तक सही है? ये a1 b1 c1 फाइंड कर लोगे। नाउ अब इसका ना एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है वो समझो। अगर आपका a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आता है ना, डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर इस तरीके से आता है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तब ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? ये कैटेगरी चली जाएगी आपकी कौन सी? यहाँ वाली, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी? मतलब अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और उनके आपने a1 b1 और c1 को फाइंड किया, और आपने ये देखा कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, तो इसका मतलब वो किस कैटेगरी में हो गया? वो हो गया कैसा? इंटरसेक्टिंग, या फिर यूनिक सॉल्यूशन, या फिर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। समझ में आ गया? तो सिर्फ इक्वेशन से ही हमको ये पता चल जाएगा। अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करके देखोगे तो दोनों लाइन कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही होंगी। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, आगे सेकंड केस है कि बाई चांस मान लो आपने, जैसे अभी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, तो वो इक्वल थे भी नहीं, तो मतलब ये किस कैटेगरी का है? मतलब अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो दोनों लाइन से एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? इंटरसेक्ट कर रही होंगी। समझ में आ रहा है अभी? नाउ अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर
A1 अपॉन A2 मान लो इक्वल आ जाता है B1 अपॉन B2 के, बट डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर कोई ऐसा केस बन जाए जहाँ पे आपने A1 B1 C1 लिखे, A2 B2 C2 लिख लिए, और फिर आपने उनका रिलेशन चेक किया और अगर इस तरह का रिलेशन बन रहा है तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस कैसी हैं, वो दोनों लाइंस चली गई यहाँ पे पैरेलल वाली कंडीशन में। समझ में आ रहा है अभी? अच्छा, कैसे ध्यान रहेगा कि ये वाला पैरेलल लाइन की कंडीशन है? तो देखो पैरेलल लाइन में इंक्लिनेशन सेम है भाई, जैसे जैसे ये चलती रहेगी वैसे वैसे ये भी चलता रहेगा, ठीक है, बस इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका मतलब A1 B1 और मतलब A1 A2 B1 B2 का जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा, बस C1 वाला अलग हो जाएगा क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना इसकी वजह से ये अलग हो जाता है। बस समझ में आ रहा है? अगर थर्ड कंडीशन बनाओ, मान लो थर्ड कंडीशन अगर ऐसा बन जाए कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, अगर तीनों ही इक्वल आ जाएं तब ये किस कैटेगरी का हो जाएगा? ये चला जाएगा अपना कैसा, कोइंसिडेंट लाइंस की कैटेगरी में। अभी ये चीज़ समझ में आ गई है? ये टेबल है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, ये जो टेबल यहाँ पे बनी है अभी तक, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर दो इक्वेशंस गिवन हैं तो उन इक्वेशंस की हेल्प से ही हम लोग ये बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। समझ में आ गया? और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो एक सॉल्यूशन, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो नो सॉल्यूशन, और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके आते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या समझा है कि अगर इक्वेशंस गिवन है तो उसमें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या समझेंगे कि एग्जैक्ट जो वो सॉल्यूशन है ना वो कौन सा है। आई बात समझ में? और उसके लिए आपके पास दो अलग अलग मेथड्स आएंगे। एक आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक आएगा आपका एलिमिनेशन मेथड। इसको हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लो कि ये दोनों मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। बाई चांस आपने दो इक्वेशंस थी आपके पास, आपने उन दो इक्वेशन से ये पता कर लिया कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। समझ में आ गया? जैसे अभी हमने इसको देख लिया, इस एग्जांपल को हमने देख लिया कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसमें हमने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 फाइंड किया। उसके बाद फिर हमने उनका रिलेशन देखा तो ये वाला रिलेशन मैच कर रहा था। जैसे यहाँ पे अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5/7, A1/A2 5/7 आ गया। बताओ क्या ये -4/6 के इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब डज नॉट इक्वल्स टू का साइन लगेगा, और जब ये साइन बन गया कि A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, इसका मतलब ये इस कैटेगरी में चला गया। फिर समझ में आ रहा है अभी? तो जब आपको ये पता लग गया कि भाई ये इस कैटेगरी का है, मतलब दोनों लाइंस का एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उन सॉल्यूशंस को फाइंड कैसे करना है। तो फाइंड करने के तरीके फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड है, जिसको हम लोग कल करेंगे। तो अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं ये देखने के लिए कि भाई जैसे अभी हमने इसको देखा, ऐसे एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें मिल जाएगा सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उन्होंने दे दी हैं और आपको फिर उन्होंने बोला है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, ठीक है। तो दोनों मतलब आपको इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो अभी हमने देख लिया कौन सा A1 B1 C1 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ग्राफिकल वाला नहीं है, ठीक है,
ग्राफिकल वाले पे अभी हम लोग थोड़ी देर में चलेंगे, पहले हम लोग A1 B1 C1 वाले को देख लेते हैं, जो कि अभी इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट नहीं है बट समझना है उससे। अच्छा आप मुझे यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है अभिनव, A1 की वैल्यू फटाफट बताओ 1, B1 की वैल्यू है 3 और C1 की वैल्यू 6 नहीं होगी, -6 होगी, क्योंकि ये 6 यहाँ से यहाँ पे आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये -6 हो जाएगा। हाँ भाई एबिगेल आप बताओ A1 की वैल्यू मतलब A2 की वैल्यू 2, B2 की -3 और C2 की वैल्यू -12। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ क्या A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 आ रहा है क्या, या फिर आप ये बताओ क्या 1/2 इक्वल है 3/-3 के, नहीं है ना। तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिखोगे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अच्छा जब ये कंडीशन बन गई इसका मतलब ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो अगर अभी तो उन्होंने चेक ग्राफिकली भी बोल रखा है, वो चेक भी करने के लिए ग्राफिकली मेथड से ही चेक करना है। यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस आर कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तब आपको ऐसे चेक करना होगा और फिर आगे सेम मतलब जो सॉल्व करने का काम होगा वो सेम वैसे हो जाएगा जैसे अभी आगे हम लोग करने वाले हैं। नाउ तो अब ये तो हो गया कि अगर हमको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की हेल्प से करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम लोग इस पे आते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो। सो नाउ अब आपको ये पता है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक इक्वेशन पिक करो इनमें से। लेट सपोज जो पहली इक्वेशन है x + 3y = 6, ये इक्वेशन हमने पिक की, इसकी एक टेबल बना लो। जब मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था किसी एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए, समझ में आ रहा है अभी। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है x एंड y के 2 पॉइंट्स हमको चाहिए होंगे, समझ में आ गया अभी, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सो सबसे पहले लेट x = कितना 0 पुट कर ले क्या, चलो x = 0 पुट कर लेते हैं। तो x को यहाँ पुट करो तो ये इक्वेशन हो जाएगा 0 + 3y = 6। तो इसका मतलब कि y = 6/3, कितना आ रहा है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब ये पॉइंट क्या बन जाएगा 0, 2। समझ में आ गया अभी यहाँ तक। नाउ अब ये एक पॉइंट आ गया हमारा, दूसरे पॉइंट के लिए x की कुछ और वैल्यू मान लो। अब लेट x = 3 मान लेते हैं, वो थोड़ा आसान पड़ जाएगा। x = 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि ये हो जाएगा 3 + 3y = 6। सो ये 3 यहाँ से यहाँ पे जाएगा, सो 3y = 6 - 3, सो 3y = 3, सो y = 3/3, सो y = 1। सो कितना रखा हमने, 3 रखा था, x की वैल्यू हमने 3 रखी थी और y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। ये समझ में आ गया अभी तक। तो ये एक लाइन को हम इन 2 की हेल्प से ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया इतना। ना अब दूसरी लाइन की बात करते हैं ज़रा। दूसरी लाइन इससे बनेगी, क्या इक्वेशन है, 2x - 3y = 12, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमको एक टेबल बनानी है। x y, हाँ, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या
x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0, x को हमने 0 मान लिया, तब y की वैल्यू क्या आ रही है, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 12, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन माइनस 3, सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ रही है -4। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है अभी? तो हमने यहाँ पे इसको -4 लिख दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब एक और पॉइंट चाहिए हमको। अब x की वैल्यू क्या रखें, थोड़ा आसान सा हो जाने के लिए x की वैल्यू हम लोग 3 रख लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू इसमें 3 रख लेते हैं। सो लेट x इज इक्वल्स टू 3। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप दिमाग में भी कर सकते हो कि जिससे सिंपल वैल्यूज आ जाएं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 2 6 होता है, 6 यहाँ पे जाएगा, तो 12 माइनस 6 फिर से 6 आ जाएगा, उसको 3 से डिवाइड कर दोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हल्की सी कैलकुलेशन दिमाग में करके उसके बाद रख लिया करो। तो x इक्वल्स टू 3, इसका मतलब 2 इंटू 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे आ गया 3 2 6, 6 को यहाँ से यहाँ पे लेकर के जाओगे तो ये आ जाएगा -3y इक्वल्स टू 12 माइनस 6, तो -3y इज इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 6 अपॉन -3। तो y का वैल्यू कितनी आ रही है, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -2 आ रहा है, -2 आ रहा है ना फिर। सो y की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने जब 3 रखी तो y की वैल्यू -2 आ रही है। अब ये जो दो टेबल्स आपने बनाई हैं, इन दो टेबल की हेल्प से आप क्या कर दोगे, ग्राफ में लाइंस को प्लॉट कर दोगे। ये मान लो अपना ग्राफ हो गया, ठीक है। इसको ज़रा हम लोग यहाँ पे लेकर के आते हैं। हमारे लिए सिर्फ ये ज़रूरी है, एक तो ये ज़रूरी हो गया हमारे लिए, ठीक है, ये हमारे लिए ज़रूरी है अभी। और दूसरा हमारे लिए क्या ज़रूरी है, दूसरा हमारे लिए ये वाली भी ज़रूरी हो गई, ये, ठीक है। अब इस पे हम लोग काम करेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। अभी ठीक है। अब देखो क्या है, पहली जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट क्या है, 0,2। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,2। तो 0,2 कहाँ पे होगा, तो x का 0 y का 2 यहाँ पे आ रहा है, यह है फर्स्ट पॉइंट 0,2। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, 3,1। सो x का 3 और y का 1 यहाँ पे है वो पॉइंट, क्या ये 3,1। समझ में आ गया अभी? ये दो पॉइंट्स हो गए। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच दो। कुछ इस तरीके से लाइन आ गया आपका। आप स्केल से खींचोगे, ठीक है। थोड़ा सा हल्के साथ टेढ़ा हो रहा है शायद। अभी ठीक है। अच्छा, जब आप लोग ऐसा करोगे ना, इसके साथ साथ एक चीज़ और करना पड़ेगा इसमें, क्या कि ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन की है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो उसको यहाँ पे लिख दो, x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इसको इस लाइन के ऊपर लिख दो। क्या क्या चीज़ें लिखी है हमने, पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखे, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक लाइन मिल गई, ठीक है। अब ये दूसरे वाले पे आ जाओ। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, -4। तो -4 1 2 3 4, तो -4 तो यहाँ पे है, 0, -4 ये आ गया, और 3, -2, तो मतलब ऐसे करके। तो ये इसके 0, -4, और फिर दूसरा पॉइंट क्या है 3, -2, तो 3 ये है
और -2 1 2, तो ऐसा कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके 3, -2। अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक सब सही है? ठीक है। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए लाइन खींच दो। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आ गया अभी तक? इसके ऊपर ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 2x - 3y, सो 2x - 3y इक्वल्स टू 12। तो अब देखो ये दोनों लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये क्या है? सॉल्यूशन है, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आ गया? अच्छा, अब देखते हैं ज़रा इसमें आंसर कितना था। 6, 0, अपना भी वही आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है? 6, 0। ठीक है। सो सॉल्यूशन ऑफ द अबव, या फिर यहाँ पे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अबव इज कितना है? 6, 0। तो ये इसका सॉल्यूशन आ रहा है। सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या आ रहा है? 6, 0। अभी तक कोई डाउट तो नहीं भाई? लो, सबको पूरा समझ में आ रहा है कि ग्राफिकल मेथड में किस तरह सॉल्व करना होता है? सर अगर अलग वैल्यूज रखेंगे तो भी मतलब सही आंसर है ना? आंसर सही आएगा। अब होगा क्या? देखो, अगर बाई चांस मान लो, अगर आपने, चलो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो कि आपने इस वाली इक्वेशन में x की कोई दूसरी वैल्यू बताओ, क्या रखना चाह रहे हो आप? है x की वैल्यू 6 रखना चाह रहे हो ना, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे 6 रख लो। ठीक है, तो +3y = 6। इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, तो इस लाइन पे ये रहा x, मतलब 6, 0। तो मतलब अगर आप कोई दूसरी वैल्यू भी इसे पुट करते हो ना, मतलब कुछ भी रख लोगे अगर आप, मैं तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस के लिए 2 वैल्यूज़ निकाली हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं 2 पॉइंट के। आप चाहो तो यहाँ पे 10-15 भी निकाल लोगे ना अगर, तो ध्यान ये रखना कि ये सारे के सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे आएंगे। ठीक है, अब चाहे तो आप इसे मैथ्स का जादू मान लो, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो रहा है, और चाहे ये मान लो कि ऐसा ही होता है। ठीक है, कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो आप उससे 2 पॉइंट्स निकाल करके लाइन बना सकते हो। अब कोई बोल रहा है कि नहीं मैं तो और अच्छी लाइन बनाऊंगा 10 पॉइंट्स निकाल करके, तो भाई लाइन तो वही आएगी जो 2 पॉइंट से आई थी। ठीक है, लेकिन ये किस में है? लीनियर इक्वेशन के केस में। पैराबोला के केस में आप अगर 5-6 पॉइंट्स बनाओ तब शायद आप थोड़ा अच्छा सा पैराबोला फाइंड कर सकते हो, लेकिन लीनियर में कितने होते हैं? मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना पूरा? भाई साहब, आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करके आओगे, जो नहीं हो पाएगा वो मैं कल यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, और परसों फिर हम लोग एलिमिनेशन एंड सॉल्यूशन, मतलब नेक्स्ट क्लास में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे। ठीक है।